एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर अपलोड कर रखा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म एंड नाजिज्म। सो आप उसको देखें। और ये चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड चैप्टर 4 है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस था और या है, और किस तरह से फॉरेस्ट से रिलेटेड टू सोसाइटी। एंड जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म मतलब होता है जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो क्या फॉरेस्ट का कंडीशन अच्छा था या ख़राब था, या ब्रिटिश के आने के बाद किस तरह से फॉरेस्ट में चेंजेस आता है, ये सारा कुछ हम देखते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर इन न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई फॉरेस्ट वर कट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। सो पहले क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने, जब ब्रिटिश मतलब यहाँ पे कॉलोनियलिज्म हो गया, जब ब्रिटिश इंडिया में थे तो उन्होंने फॉरेस्ट को काटने की क्यों ज़रूरत पड़ी उन्हें। सो सबसे पहला पॉइंट है कि उस द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन द डिमांड फॉर फूड क्रॉप्स ऑल्सो इंक्रीज इन यूरोप। देखो यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया, तो उस समय हम देखते हैं कि डिमांड फॉर फूड क्रॉप इंक्रीज होने लगा यूरोप मतलब इंग्लैंड में, ब्रिटेन, फ्रांस में, ये सारे कंट्रीज में। फॉरेस्ट इन इंडिया वर कट टू इंक्रीज द लैंड अंडर कल्टिवेशन टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड इन यूरोप। देखो अब इंडिया में लिमिटेड लैंड था जिसपे खेतीबाड़ी होता था, बट हमारे यहाँ जंगल बहुत ज़्यादा था। तो अगर ब्रिटिश ने सोचा कि जंगल को क्लियर करके अगर उस लैंड को हम कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करते हैं तो इंडिया से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, एंड दैट फूड प्रोडक्शन कैन बी एक्सपोर्टेड, हम भेज सकते हैं यूरोप में, और इस तरह से यूरोप का जो डिमांड ऑफ फूड है उसको मीट कर सकते हैं। सो इंडिया में फॉरेस्ट काटा गया, नहीं इंडिया के पर्पज़ के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटेन में फूड सप्लाई बढ़ाने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है, ब्रिटिश यूज्ड टू कंसीडर इंडियन फॉरेस्ट एज ए वाइल्डरनेस। देखो क्या मानते थे कि जंगल है, ये वाइल्डरनेस मतलब जंगल। ये मानते थे कि ब्रिटिश इंडिया जो है, इंडिया में जंगल जो है एक तरह से, फॉरेस्ट जो है एक तरह से जंगल है, एंड अनप्रोडक्टिव, एंड और इसके लिए इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एंड दे सॉ कल्टिवेशन एज ए साइज ऑफ प्रोग्रेस देयरफॉर, और उनको लगता था अगर इस एरिया को हम क्लियर करके खेती बाड़ी में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक तरह से इंडिया का प्रोग्रेस होगा। ये वो सोच रहे थे, पता नहीं क्या उनके व्हाट वर द देयर इन देयर माइंड। लेकिन हाँ चलो ये बोल रहे थे कि इंडिया में जंगल जो है एक तरह से ये शो करता है कि पीपल इन इंडिया आर जनरली लिव इन फॉरेस्ट। तो उसको हम क्लियर करके उस एरिया को हम खेती बाड़ी में लेके आते हैं, अगर कल्टीवेशन में लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एक साइन ऑफ प्रोग्रेस है। थर्ड पॉइंट है कि देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ओक ट्री इन यूरोप। देखो ओक ट्री जो है वो एक ओक ट्री यूरोप, द वुड ऑफ ओक ट्री वाज यूज फॉर टू बिल्ड शिप्स, जहाज बनाने काम आता है, पानी वाले जहाज। ब्रिटिश वर इन नीड ऑफ सच ट्री टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ शिप्स, सो दे स्टार्टेड कटिंग ओक ट्री इन इंडिया टू सप्लाई टू द यूरोप। देखो यहाँ पे भी क्या है कि शिप की ज़रूरत थी उनको, और उनके यहाँ जो ओक ट्री का सप्लाई ख़त्म हो गया था, तो उनको चाहिए था किसी भी तरह से ओक ट्री का सप्लाई यूरोप में हो, जिससे कि वो शिप बना सकें, और इस इन दैट इज द रीजन वाई दे स्टार्टेड कटिंग ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। आपको पता है कि इंडिया में रेलवे लाइन सेटअप किया गया था, इंडिया में या यूरोप में या इंग्लैंड वगैरह में। तो रेलवे लाइन को बिछाने के लिए स्लीपर चाहिए होता है, स्लीपर मतलब जिसके ऊपर वो लोहे की पटरी बिछाई जाती है। तो ये पहले लकड़ी का हुआ करता, आजकल इसको सीमेंट का बना दिया गया है। तो लकड़ी इसके लिए हमें मजबूत लकड़ी चाहिए था, एंड ये भी एक कारण है इंडिया में बहुत सारे जंगल काटा गया, जिससे कि रेलवे लाइन के स्लीपर बनाए सके। स्लीपर मतलब ये पार्ट को स्लीपर बोलते हैं, ठीक है, ये पार्ट ही जो लकड़ी का ये होता है ना, इसमें ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो फॉर प्लांटेशन। आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में टी कॉफ़ी प्लांटेशन शुरू किया था, और टी कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए उन्हें जंगल को क्लियर करके उस एरिया में प्लांटेशन लगाना था। इसके लिए भी बहुत सारे फॉरेस्ट को इंडिया में कट किया गया। तो ये भी कारण है कि टी और कॉफ़ी प्लांटेशन को सेटअप करने के लिए जंगलों को क्लियर किया गया, एंड फाइनली दे सेटअप कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशन इन इंडिया, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई फॉरेस्ट वर कट इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्री और फॉरेस्ट। देखो डिफॉरेस्टेशन
डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट से रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन। डिसअपियरेंस धीरे धीरे फॉरेस्ट कम होना, लुप्त होना, तो इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। या हम ये भी बोल सकते हैं कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट एनकरेज ब्रिटिश टू गो फॉर कमर्शियल, COMMER, कमर्शियल फॉरेस्ट्री। ठीक है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री के लिए क्या जरूरत है ब्रिटिश को, क्या होता है पहले देखते हैं, और व्हाट स्टेप्स वर टेकन फॉर दिस। देखो कमर्शियल फॉरेस्ट्री होता क्या है, एज देयर वाज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी होता है, बाय ब्रिटिश फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवे, दे वर वरीड दैट द यूज ऑफ इंडियन फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल वुड डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। देखो उनको पता था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, और वो चाहते थे ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज सिर्फ वही यूज करें, और किस पर्पज़ के लिए, शिप बनाने के लिए, और रेलवे के लिए, रेलवे मतलब पट्टी बिछाने के लिए, उसके लिए। तो अगर इंडिया में हम अलाउ, वो उनको ऐसा लग रहा था कि अगर इंडियन लोग भी फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं, लोकल पीपल जो है, तो इस तरह से फॉरेस्ट जो है वो का नुकसान होगा, और उनको फॉरेस्ट नहीं मिल पाएगा, लकड़ी वगैरह नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कुछ स्टेप उठाए जिससे कि लोकल पॉपुलेशन जो है फॉरेस्ट को ना डिस्ट्रॉय कर सके। सो दे इन्वाइटेड ए जर्मन एक्सपर्ट डाइटरिच ब्रांडिस। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्या है इसका, डाइटरिच ब्रांडिस, ये जर्मन एक्सपर्ट था, फॉर एडवाइस। तो उसने क्या एडवाइस दिया, ही वॉज ऑल्सो मेड द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। तो ये भी आप एक बार लर्न करना है कि हु वॉज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, तो कौन सा है, जर्मन एक्सपर्ट डाइटरिच ब्रांडिस। ठीक है, तो इसने, और इसको इनवाइट किया जर्मनी से कि ये सजेस्ट कर इंडिया में कैसे हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट को ब्रिटिश अपने पर्पस के लिए कैसे यूज कर सकता है। तो इसने कुछ सजेशन दिया था, क्या सजेशन था, एक तो पहला है कि प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वो बोला कि इंडिया में फॉरेस्ट मैनेजमेंट को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन पीपल अबाउट साइंस, ट्रेन पीपल अबाउट साइंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। उसने बोला कि बहुत सारे ऐसे ट्रेन लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा जो कि फॉरेस्ट साइंस के बारे में उन्हें पता है, और फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में पता है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी लीगली सैंक्शन। सो अगर मान लो कि जो भी फॉरेस्ट लॉ बनाया जाता है, फॉरेस्ट रेगुलेशन के लिए कोई भी स्टेप उठाया जाता है, तो इसको लॉ के द्वारा लॉ के द्वारा सैंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। लॉ मस्ट सपोर्ट दैट रूल्स एंड रेगुलेशन, देन ओनली पीपल विल फॉलो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉ और पनिशमेंट। कट डाउन ऑफ ट्री एंड ग्रेजिंग भी रेस्ट्रिक्ट। वो बोलता है ना कि पेड़ काटना मना कर दो, कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। और दूसरी बात है, एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए वहाँ जाना अलाउ मत करो, क्योंकि एनिमल्स स्टेप था जो उसने सुझाव दिया था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, ही इंट्रोड्यूस फॉरेस्ट सर्विस इन इंडिया। कुछ उसने नए नए चीज़ इंट्रोड्यूस किए थे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक था उसमें कि फॉरेस्ट सर्विस मतलब जैसे इंडियन पुलिस सर्विस है, उसी तरह इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया था। ही फॉर्मुलेटेड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इन 1865, और उसने एक लॉ बनवाया था, उसके बोलने से बना था, जिसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। और नेक्स्ट है, उन्होंने इंडियन इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून सेटअप किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे उसने किया था, और इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे शुरू किया था। ठीक है, सो ये भी हमें लर्न करना है, और कब किया था। ठीक है, ये भी है लर्न का, 1906 में किया गया था, और ये देहरादून में किया था। ठीक है, उसको फॉरेस्ट एक्ट वाज एनैक्टेड ट्वाइस इन 1865 और 1927। द फॉरेस्ट वॉर डिवाइड, और इस एक्ट के बेसिस पे फॉरेस्ट को, जब आपको पता है कि 1878 में फॉरेस्ट एक्ट जो था ना, उसको अमेंड किया गया था, मतलब उसमें बदलाव लाया गया था, और उस बदलाव के बाद फॉरेस्ट जो है 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था। एक रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा जो था आपका विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, सो 3 तरह का फॉरेस्ट थे, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड ये फॉरेस्ट। इसके बारे में हम देखेंगे। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब इसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं था, और एक्सक्लूसिवली रिजर्व थे ये। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ हद तक विथ परमिशन अलाउ था कि पीपल हु आर लिविंग नियर बाय द विलेज कैन एंटर फॉर ग्रेजिंग और फॉर कलेक्शन ऑफ सम वुड वगैरह या इस सब के लिए। और विलेज फॉरेस्ट मतलब जो कि विदिन द विलेज, विदिन द फॉरेस्ट देयर यूज्ड टू बी विलेज, और वो विलेज के लोगों को फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज करने का परमिशन तो था, लेकिन कुछ कंडीशन था कि उन्हें
उन्हें ऑफिशियल्स को हेल्प करना पड़ेगा फॉरेस्ट को काटने में, रोड बनाने में। हाँ, तो ये सब 3 कैटेगरी से फॉरेस्ट बांटा हुआ था, ठीक है, इस एक्ट के अमेंडमेंट के बाद 1878 में। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। हमने ऊपर पढ़ा था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री वर कट डाउन इन देयर प्लेस, वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन द स्टेट रॉ, दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। क्या था ना कि जो भी जंगल था उसको काट दिया गया, और जंगल जब कटा तो सारा अलग अलग तरह के स्पीसीज ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज वगैरह को काट दिया गया, और उनकी जगह पे एक तरह के प्लांट लगाए गए, और वो भी रॉ में। रॉ मतलब इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे पेड़, यहाँ पे पेड़, इस तरह से रॉ में लगाया गया, और इसको बोलते हैं हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और इसको हम प्लांटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ द लोकल पीपल। लोकल पीपल के लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद, हम देखते हैं इसको। फॉरेस्ट एक्ट इम्पोज द इम्पैक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल पीपल। वहाँ के लोगों का जो जीने खाने का सहारा था वो उस पर असर पड़ा। अकॉर्डिंग टू लोकल पीपल ऑफ गुड फॉरेस्ट इज़ वन दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सड स्पीसीज ऑफ ट्री। जैसे लोकल लोगों के लिए क्या होता है, एक अच्छा फॉरेस्ट होता है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के स्पीसीज ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं, सो दैट दे कुड फुलफिल देयर वेरियस नीड। तो बहुत अपने सारे ज़रूरत वहाँ फॉरेस्ट से पूरा कर सकते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ होंगे वहाँ पे। तो पर ब्रिटिश ने क्या किया, ऐसे फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया, उसकी जगह प्लांटेशन लेके आ गया, ठीक है। तो इससे लोकल लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑलमोस्ट ऑल एवरीडे प्रैक्टिसेस ऑफ नेटिव बिकम इलीगल। अब जो पहले जो फॉरेस्ट के लोग या फॉरेस्ट के आसपास लोग रहते थे, लकड़ी काटते थे, वहाँ पे अपने एनिमल्स को ग्रेज करते थे, फ्रूट्स, रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को गैदर करते थे, हंटिंग फिशिंग करते थे, हनी महुआ वगैरह, महुआ एक प्लांट होता है जिसमें फ्रूट्स होते हैं, उसको भी ट्राइबल लोग यूज़ करते थे। तो ये सारे अब बैन हो गया, अब वो नहीं कर सकते, पहले ये सब करना अब इलीगल हो गया। तो ये भी एक इम्पैक्ट है फॉरेस्ट को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल वर फोर्स देम टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, एंड इफ दे वर कॉट दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड हु वुड टेक ब्राइब फ्रॉम देम। अगर अब मान लो उनको लकड़ी की जरूरत पड़ती थी तो उन लोग चोरी करते थे जंगलों से, क्योंकि अब वैसे तो अलाउ नहीं था, इलीगल था। तो अगर वो पकड़े जाते थे तो उन लोग फॉरेस्ट गार्ड के दया मर्सी पे होते थे। और दूसरी बात है कि उन लोग उनसे बहुत ज़्यादा ब्राइब लेते थे, रिश्वत लेते थे, और तब उन्हें छोड़ते थे। तो ये भी एक अपने ही जंगल में जानने और लकड़ी लेने के लिए उन्हें अब ब्राइब देना पड़ता था। वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड फॉर देयर सेफ्टी। अब देखो जो औरतें थी जंगलों में जाती थी, लकड़ियाँ, जो सूखे लकड़ियाँ लेके आती थी और इससे खाना पकाने में काम आता था उनको, अब उनका लाइफ ज़्यादा प्रिकैरियस हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ा। अब बहुत छुप छुप के अंदर जाना पड़ता था, बच बच के, ठीक है। सो ये भी एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हरास पीपल बाई डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। अब जो लोग भी अंदर जाते थे उनको अलाउ तो करते थे, लेकिन उनको बोलते थे ये दो वो दो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ डिमांड करना शुरू कर दिए, फूड वगैरह उनसे। तो इस तरह से हरासमेंट भी होने पुलिस और कांस्टेबल गार्ड वगैरह करना शुरू कर दिए जंगलों में, ठीक है। सो ये था कुछ इम्पैक्ट था लोकल लोगों पे फॉरेस्ट एक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि हाउ फॉरेस्ट एक्ट अफेक्टेड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। देखो शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाज बैंड बाय द ब्रिटिश ने बैन कर दिया। पहले जो जंगलों में लोग रहते थे तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब जंगल पूरा उन्हीं का है, मान लो एक जगह उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर किया और खेतीबाड़ी करने लगे, 3-4 साल करने के बाद वहाँ का फर्टिलिटी कम होने के बाद वो फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे। वहाँ पे भी यही प्रैक्टिस करते थे, जंगल को काटते थे, जलाते थे, जलाने के बाद फिर उसमें खेतीबाड़ी करते थे, और फिर यहाँ का फर्टिलिटी खत्म होने के बाद फिर दे मूव टू अनदर प्लेस। सो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है। तो ब्रिटिश को लगा कि इससे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, और ऐसे लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है, तो उन्होंने शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बैन कर दिया। यूरोपियन रिगार्डेड शिफ्टिंग कल्टिवेशन एज ए हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। उनका मानना था कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन नुकसान देता है। कैसे? लैंड विच वॉज यूज फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रीव ट्री फॉर रेलवे टिम्बर। जैसे मान लो जो जंगल काट के उन्होंने खेती करते थे, अब उस जंगलों में रेलवे टिम्बर को हम नहीं उगा सकते हैं या उसको काट दिया जाता था। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेलवे के लिए जो स्लीपर की जरूरत पड़ती थी वो अब नहीं मिल पाता था, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। व्हेन द फॉरेस्ट वाज बर्न्ड देयर वाज अ डेंजर ऑफ फायर स्प्रेडिंग एंड बर्निंग द वैल्यूएबल टिम्बर। जब वो मैंने बताया था ना कि फॉरेस्ट को कट करते थे
यहाँ जो भी फॉरेस्ट था उसको कट करते थे, कट करने के बाद इसको जला देते थे। जलाने से राख जो एसेस होते हैं ना वो मिक्सअप हो जाते सॉइल में, सॉइल फर्टाइल होता था। लेकिन इससे एक दूसरा खतरा था कि अगर मान लो उन्होंने आग लगाया और पूरा जंगल में आग लग गया तो इससे बहुत सारे टिम्बर या लकड़ी जो है जल जाता था। सो दैट इज ऑल्सो लॉस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। अब जो लोग एक जगह दूसरी जगह मूव करते रहते थे, ऐसे लोगों पर कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ऐसे लोगों पर टैक्स या लैंड रेवेन्यू कैसे लगा सकते हो। इसलिए ये उनके लिए एक तरह वेस्ट था। तो ये कारण था कि गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बैन कर दिया। देयरफॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाज फाउंड फोर्स टू चेंज देयर ऑक्यूपेशन। जो लोग पहले शिफ्टिंग कल्टिवेट करते थे, अब उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया और दूसरे किसी काम में लग गए। सो ठीक है, समझ में आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मैंने अभी बताया था आपको शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता क्या है कि अगर मान जो ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़मीन ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग स्पेशली ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, उस समय पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब होता है कि उन्होंने एक लैंड सेलेक्ट किया, जंगल, उसको उन्होंने सारे पेड़ काट दिए, काट के उसको जला दिया। जलाने के बाद क्या हुआ कि जो एसेस थे या राख होते थे इस मिट्टी में मिल जाते थे और इस तरह से मिट्टी को फर्टाइल करता था। फिर 3 से 4 साल यहाँ पे खेतीबाड़ी करने के बाद, क्योंकि हम कोई भी एरिया में कंटिन्यूसली अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसका फर्टिलिटी कम हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह मूव कर जाते थे और वहाँ भी इसी तरह का प्रैक्टिस करते थे। एंड दिस इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। एक नंबर का आ सकता है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन मेनी पार्ट ऑफ एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका, बहुत सारे जगह जहाँ पे कि ज़्यादातर लोग जो हैं ट्राइबल होते थे और फॉरेस्ट एरिया में प्रैक्टिस करते हैं। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट ऑफ फॉरेस्ट वार कट एंड बर्नट इन रोटेशन। ठीक है, अभी यहाँ फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द पार्ट, लाइक लडोंग बोलते हैं इसको साउथ, लडोंग किस कहाँ बोलते हैं, साउथर्न एशिया में। मिल्पा बोलते हैं इसको सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है, चित्तेमीज बोलते हैं और लैभी बोलते हैं अफ्रीका में। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा नाम आ जाए। और चाइना और श्रीलंका में। इन इंडिया इसको हम झुम, कुमरी या बेवार, पेंडा ये सारे नामों से जानते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज नेम्स। ठीक है, क्योंकि डोंट नो विच नेम पूछा जा सकता है। सो ठीक है, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि विच कमर्शियल क्रॉप्स वर ग्रोन बाय द ब्रिटिश आफ्टर डिफॉरेस्टेशन। पेड़ जंगल काटने के बाद कौन सा क्रॉप को ग्रो करते थे। ठीक है, सो देखते हैं हमें इसमें जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन वर द कमर्शियल क्रॉप ग्रोन बाय द ब्रिटिश इन इंडिया टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। तो ये सारे चीज़ ग्रो करते थे। जूट हो गया, इंडस्ट्री में यूज होता था, शुगर हो गया, व्हीट हो गया, कॉटन हो गया, जो कि वो इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे अपने कंट्री में, यूरोप में, और देयर बाय दे यूज्ड टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट। हाउएवर द फॉरेस्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट एक्ट। तो मैंने फॉरेस्ट और द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। सबसे अच्छा फॉरेस्ट को ना ब्रिटिश जो थे उसको रिजर्व फॉरेस्ट का नाम दे देते थे। ठीक है, और इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करते थे। नेक्स्ट है आपका विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट। तो रिजर्व मतलब यहाँ पे कोई भी जो फॉरेस्ट के आसपास विलेजर्स होते थे उनको अलाउ नहीं था एंटर करने के लिए, या दे कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज विलेज, जैसे कि लकड़ी नहीं ले सकते, फ्रूट्स वगैरह, हर्ब्स वगैरह, दे कुड नॉट एंटर इनटू द फॉरेस्ट एंड टेक अवे फॉर देयर ओन पर्पस। तो दिस वाज कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब होता है कि वो फॉरेस्ट जो कि दे वर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्ट किया था उसी तरह से ये भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था, लेकिन फॉर हाउस बिल्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए लोगों को अलाउ था एंटर करने के लिए। जैसे हाउस बिल्डिंग के लिए अगर लकड़ी चाहिए तो दे कुड एंटर इनटू द फॉरेस्ट विद परमिशन। फ्यूल मतलब वहाँ से जलाने के लिए लकड़ी लेके आ सकते थे। दे कुड टेक वुड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। तो इस तरह से कुछ हद तक इसमें एक्टिविटी कॉमन मैन का अलाउ था, स्पेशली ऐसे लोग जो कि आस पड़ोस में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डिड फॉरेस्ट लॉ अफेक्ट हंटिंग। किस तरह से फॉरेस्ट लॉ हंटिंग को अफेक्ट करते हैं। फॉरेस्ट लॉ किस तरह से हंटिंग को अफेक्ट करते हैं। या दूसरा क्वेश्चन इसी यही क्वेश्चन का और में है क्या, वाइल द फॉरेस्ट लॉ डिप्राइव पीपल ऑफ देयर कस्टमरी राइट टू हंट,
हंटिंग ऑफ ए बिग गेम बिकम ए स्पोर्ट्स। तो किस तरह से कुछ लोगों के लिए फॉरेस्ट मना कर दिया गया यूज़ करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक तरह से हंटिंग जो एक गेम हो गया, जो कि ब्रिटिश जो था इंटर करते थे फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए, और कुछ लोगों के लिए मना था। सो वही क्वेश्चन है, बिफोर द फॉरेस्ट लॉ मेनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर द फॉरेस्ट सर्वाइव बाय हंटिंग डियर। देखो जो लोग पहले फॉरेस्ट लॉ नहीं बना था, ब्रिटिश जब इंडिया में नहीं आए थे और एक्ट नहीं बनाया गया था फॉरेस्ट को लेके, उस समय जो फॉरेस्ट के आसपास लोग रहते थे उन लोग फॉरेस्ट में एंटर करते थे, हंटिंग करते थे। उसके बाद वेराइटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स, बर्ड वगैरह किल करते थे, हंट करते थे वहाँ पे। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉ। अब ये आप फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते हंटिंग करने के लिए, किसी भी तरह का हंटिंग के लिए। सो ये एक रेस्ट्रिक्शन ला दिया गया था इंडियन के ऊपर, या जो लोग भी फॉरेस्ट के आसपास रहते थे ऐसे लोगों को। दोज हु कॉट हंटिंग वर नाउ पनिश्ड। अब कोई भी अगर हंटिंग करते हुए पकड़ा जाता था तो उसको पनिशमेंट मिलता था बाई लॉ। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर एंड अदर एनिमल्स वॉज अ पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ नोबेलिटी एंड किंग। आमतौर पर इंडिया में किंग वगैरह या जो नोबल लोग थे वो लोग क्या करते थे, जंगल जाते थे और वहाँ पे हंटिंग करते थे। ये उनका एक कल्चर था, एक वे ऑफ लाइफ था हंटिंग करना, ठीक है। लेकिन अब ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल के समय एक्सटेंसिव देखो, बट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इट बिकम सो एक्सटेंसिव दैट मेनी एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट। लेकिन ब्रिटिश के समय ना ये जो हंटिंग था अलाउ कर दिया गया, स्पेशली फॉर द किंग और नोबेलिटी के लिए और ब्रिटिश ऑफिसर के लिए, कि बहुत सारे एनिमल्स मारे गए और बहुत सारे एनिमल जो है इस हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्ट या ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गए, ठीक है। ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज ए साइन ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सैवेज। देखो क्या था उनका कि बड़े बड़े एनिमल्स जो थे, ऐसे एनिमल्स को, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये एक तरह से अगर जंगल में होते हैं तो ये एक तरह से वाइल्ड माना जाता था। प्रिमिटिव मतलब पुराना सिस्टम जंगल वगैरह में रहने का, जंगल, और सैवेज मतलब जंगली माना जाता था। इसलिए बाय किलिंग देम दे वुड सिविलाइज इंडियंस। ऐसा था कि अगर हम वाइल्ड एनिमल्स को मारते हैं तो इस तरह से इंडियन वुड सिविलाइज मतलब सभ्य हो जाएंगे, ऐसा सोच था उनका। एंड ये भी कोई गलत सोच था उनका, लेकिन हाँ, सो हम अगर जंगली जानवर को मार के अपने आप को सिविलाइज कर लेते तो फिर तो ये कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद दे इवन गेव रिवार्ड टू दोज हु किल लार्ज एनिमल्स लाइक टाइगर, वुल्व्स, एज दे कंसिडर देम एज ए थ्रेट टू सिविलाइजेशन। कि ऐसा होना ये सभ्यता है सिविलाइजेशन खतरे में होता है अगर हम ज़्यादा वाइल्ड एनिमल होते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से बहुत सारे एनिमल इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। सो यही था कि हाउ डिड फॉरेस्ट अफेक्ट द हंटिंग। तो स्पेशली हंटिंग अब बैन कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों के लिए अलाउ था, किंग्स वगैरह के लिए, इवन फॉर ब्रिटिश ऑफिशियल के लिए। और ये हंटिंग की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि हंटिंग ब्रिटिश ने अलाउ किया था कुछ लोगों के लिए। और ये उनका ये मानना था कि अगर हम वाइल्ड एनिमल को मारते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो इससे सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ इंडिया में। अगर वाइल्ड एनिमल साथ में रहते हैं तो दैट विल अफेक्ट द सिविलाइजेशन। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑन द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब होता है लकड़ी हो गया, उसके बाद मेडिसिनल हर्ब्स हो गया, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ जो था, अब पहले जो था फ्री था, कोई भी एंटर कर सकता था फॉरेस्ट में, और ये सारी चीज़ को फॉरेस्ट से कलेक्ट करके आइदर दे कैन सेल इट ऑल्सो और दे कैन इवन यूज इट फॉर देयर ओन पर्पज। लेकिन अब ये रेगुलेट हो गया था, अब इसको रेगुलेट कर दिया गया था, ठीक है। क्या था इसका रेगुलेशन का, देखते हैं अब। सो फॉलोइंग वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑन द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो हनी बी हो गया, हनी हो गया, ये सब चीज़ जो फॉरेस्ट से मिलता था। तो गवर्नमेंट जब रेगुलेट करने लगा तो क्या हुआ, ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट वाज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रेगुलेटेड मतलब वो अब मैनेज करने लगे। इट गेव मेनी लार्ज यूरोपियन कंपनीज फॉर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। अब पहले इंडियन यूज कर सकते थे, जो लोग जंगल में रहते थे तो वो यूज कर सकते थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को। अब ये इनके लिए बैन हो गया, और आपको कोई कंपनी को ये राइट दे दिया कि वही सिर्फ फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट से, और यूज़ कर सकते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, बेचने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। द ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाई द लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड। अब आप अपने एनिमल्स को लेकर ग्रेज नहीं कर सकते या हंटिंग नहीं कर सकते। सो मेनी नोमेडिक कम्युनिटी लाइक कारवाज, कराचाज लॉस देयर लाइवलीहुड। तो पहले बहुत सारे ऐसे नोमेडिक
कम्युनिटी होते थे जो कि जंगलों में अपने भेड़ बकरी लेके जाते थे और इससे उनका गुजर बसर चलता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया क्योंकि अब दे वर नॉट सपोज टू एंटर इनटू द फॉरेस्ट। सम ऑफ देम बिगिन टू कॉल, और ऐसे लोग जो कि अब वो काम उनका जो नोमैडिक टाइप का कम्युनिटी थे जो अपने कैटल लेके एक जैसे दूसरे घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ फोडर, अब वो ख़त्म हो गया तो उन लोगों ने कोई दूसरा ऐसे लोगों को ब्रिटिश क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम दे दिया। क्या? क्रिमिनल ट्राइब्स, ठीक है। एंड वर फोर्स टू वर्क इन फैक्ट्री एंड प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। अब वो लोग का वो लाइवलीहुड खत्म हो गया तो उन्होंने किसी भी तरह से प्लांटेशन में काम करना, टी प्लांटेशन हो गया, कॉफ़ी प्लांटेशन हो गया, या फैक्ट्री में काम करने के मजबूर हो गए, और इस तरह से उनका जो लाइवलीहुड था पहले के मुकाबले अब ख़त्म हो गया, ठीक है। सो ये था कि जब ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट रेगुलेट होने लगा तो किस तरह से अफेक्ट किया ऐसे लोगों को जो लोग पहले फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते थे। नेक्स्ट है हाउ वर द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम वर एक्सप्लॉइटेड। सो अलग क्वेश्चन है, ये हमने यहाँ बताया था ना कि प्लांटेशन में काम करने लगे तो आसाम में बहुत सारे टी गार्डन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, टी स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। सो इन आसाम बोथ मैन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटी लाइक संथाल्स ये ट्राइबल लोग हैं, और रावंस ये भी ट्राइबल है फ्रॉम झारखंड एंड फ्रॉम छत्तीसगढ़, वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन द टी प्लांटेशन। तो इनको चुना गया और इनको ले गया वहाँ पे टी प्लांटेशन में काम करने के लिए, जो क्योंकि अब इनका फॉरेस्ट से जो पहले फॉरेस्ट इनका था ये अब नेचुरल राइट मानते थे फॉरेस्ट को, अब उनसे छीन लिया गया। सो इनके पास कोई काम नहीं रहेगा तो दे वर फोर्स्ड टू गो एंड वर्क इन द टी प्लांटेशन इन आसाम। एक तो इनका वेजेज मतलब जो इनको पैसा मिलता था बहुत कम मिलता था, एंड जो कंडीशन में काम करते थे वो भी ठीक नहीं था क्योंकि असम में उस समय बहुत सारे मलेरिया और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ थे जो फैले हुए थे जिससे कि इन्हें इफेक्ट हो रहा था। दे कुड नॉट रिटर्न ईजिली टू देयर होम विलेज वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड, जहाँ से उनको अपॉइंट किया जाता था, जहाँ से उनको चुना जाता था वहाँ पे वापस आना अलाउ नहीं था क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था। वंस दे गो टू प्लांटेशन विदाउट परमिशन दे वर नॉट सपोज टू लीव द प्लांटेशन, और ये परमिशन उनको रेयरली मिलता था। तो इस तरह से और उनका जो वेजेज मतलब जो उनको तनख्वाह मिलता था वो बहुत लो होता था, और जिस कंडीशन में काम करते थे वो भी सही नहीं था। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि इनका कंडीशन जो था बहुत ये होने लगा, ख़राब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हु वर क्रिमिनल ट्राइब्स। मैंने अभी बताया ना कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, मेनी पैस्टोरलिस्ट एंड नॉमैडिक ट्राइब, ऐसे लोग जो दे यूज्ड टू रेयर कैटल और दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फोडर, चारा के लिए वो एक जैसे दूसरे घूमते रहते थे, ऐसे लोगों को हम पैस्टोरलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जिससे कि कोरावाज हो गए, हाँ, कारचाच हो गए, और यारुकुला ये मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास के चेन्नई की तरफ पहले इस तरह के ट्राइब रहते थे। इनका अपना लाइवलीहुड ख़त्म है, क्यों? क्योंकि अब ये अपने कैटल को लेके कहीं कहीं मूव नहीं कर सकते थे क्योंकि अब जंगल फॉरेस्ट वाज नॉट दे वर नॉट सपोज टू एंटर इनटू द फॉरेस्ट विद देयर कैटल, ग्रेजिंग वाज नॉट अलाउड। तो इसकी वजह से इनका अपना लाइवलीहुड था या जीने खाने का सहारा था वो ख़त्म हो गया। तो कुछ लोग और फिर इन्होंने फैक्ट्री में या प्लांटेशन में काम करने पर मजबूर हो गए, और ऐसे लोगों को हम बोलते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट। नेम टू कम्युनिटीज़ दैट लिव्ड इन बस्तर, मेंशन सम ऑफ द बिलीफ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द कम्युनिटी इन बस्तर। बस्तर एमपी में एक जगह है, फॉरेस्ट एरिया ये, तो वहाँ पे कौन से 2 कम्युनिटी रहते थे और उनका क्या सोच था नेचर को लेके, ठीक है। सो ये जो कम्युनिटी में रहते थे वो मारिया है, मोरिया, गोंड्स, धुआरवार, हलबास, ये 5 कम्युनिटी है, कोई भी एक 2 याद रखना आप, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है उनका क्या सोच था नेचर को लेके क्या सोचते या क्या सोचते थे नेचर के बारे में। द पीपल बिलीव दैट ईच विलेज वाज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ एंड दस दे लुक आफ्टर द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल। देखो उनका मानना था कि जो भी ज़मीन मिला है उन्हें, जो भी लैंड मिला वो अर्थ गॉड ने दिया है उन्हें, और उसको वो जब भी हार्वेस्ट होता था मतलब फसल कटता था तो कुछ ऑफरिंग मतलब दे यूज्ड टू गिव समथिंग टू द गॉड,
या पूजा पाठ करते थे, एंड जो भी उनका क्रॉप्स वगैरह ग्रो होता था उसको कुछ चढ़ाते थे भगवान को। इस तरह का ये मानते थे, उनका सोच था कि जो भी अर्थ है, जो भी उनको विलेज में लैंड मिला हुआ है, दैट इज गिवन टू देम बाय द गॉडलेस अर्थ, और हमें उनको कुछ ऑफर करना पड़ेगा जब भी हमें फसल अच्छा होता है। तो रेस्पेक्ट इज ऑल्सो शोन टू द स्पिरिट ऑफ रिवर, फॉरेस्ट और माउंटेन। कहने का मतलब ये है कि नेचर के करीब रहते थे। दे यूज टू वर्शिप, आज भी हम गंगा नदी को पूजा करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिवर है इसको हम सैक्रेड मानते हैं और पूजा करते हैं। फॉरेस्ट को भी वर्शिप करते थे क्योंकि फॉरेस्ट उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। माउंटेन को भी वो रेस्पेक्ट देते थे, और वो मानते थे कि दैट इज़ गिवन टू अस बाय द गॉड एंड सो वी नीड टू वर्शिप देम। तो पूजा करते थे रिवर, फॉरेस्ट और माउंटेन को। एट ईच विलेज वाज अवेयर ऑफ इट्स बाउंड्री, हर विलेज का अपना बाउंड्री था। मान लो ये बाउंड्री है एक विलेज का, तो ऑल द नेचुरल सोर्स, इसमें जितने फॉरेस्ट है, रिवर है, फॉरेस्ट है, रिवर है, या पॉन्ड है, या एग्रीकल्चर लैंड है, ये सब चीज़ जो है ना, जो भी होता था उस गांव में, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन द बाउंड्रीज वर लुक्ड आफ्टर बाय द लोकल पीपल। तो इन सब चीज़ का ख्याल ये लोग रखते थे, फॉरेस्ट का, पॉन्ड का, रिवर का। इफ़ पीपल फ्रॉम विलेज वांटेड टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट टू अनदर विलेज, दे पेड ए स्मॉल फी कॉल्ड डंड। ठीक है, DAND, क्या है? DAND। ठीक है, दंड। तो क्वेश्चन पूछे तो व्हाट डू मीन बाय दंड। तो अगर मान लो कि आप दूसरे गांव के जंगल से आप कुछ लकड़ी लेके जाना चाहते हो अपने गांव में, तो यू हैव टू पे सम फी टू दैट विलेज कम्युनिटी, एंड दैट फी वाज नथिंग बट इट वाज कॉल्ड दंड। सो सम विलेजर्स प्रोटेक्टेड देयर फॉरेस्ट बाय वॉचमैन। कुछ गांव जो थे वो अपने यहाँ जो भी फॉरेस्ट होता था, नेचुरल रिसोर्सेज होता था, उसको प्रोटेक्ट करते थे। कैसे? बाय अपॉइंटिंग वॉचमैन। और हर हाउस होल्ड जो भी ग्रेन प्रोड्यूस करता था उसमें से कुछ हिस्सा वॉचमैन को देता। इस तरह से वॉचमैन का सैलरी वाज पेड इन काइंड, नॉट इन कैश। कैश में नहीं बल्कि काइंड में। हर गांव के लोग जो भी प्रोड्यूस करते थे, हर विलेज, हर हाउस होल्ड जो भी प्रोड्यूस करता था उसमें कुछ हिस्सा वॉचमैन को देता था। इस तरह से वॉचमैन का सैलरी जो था वाज पेड इन कैश, काइंड में नहीं मिलता था। ठीक है, सो ये था कि क्वेश्चन था कि क्या दो कम्युनिटी थे और उनका क्या सोच था नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ बस्तर। मैंने अभी बताया ना बस्तर में कौन कौन से ट्राइब रहते थे, और ये ट्राइब ने क्यों रिवोल्ट किया। रिवोल्ट मतलब विद्रोह किया। बस्तर रीजन में क्यों रिवोल्ट मतलब क्या होता है? विद्रोह क्यों किया उन्होंने। द मेन कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ बस्तर वर एज फॉलोज। क्या था? कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट इन 1905 एंड स्टॉप्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, हंटिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। देखो, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लॉ लेके आए तो 2/3 यानी कि 66% एरिया जो था ना फॉरेस्ट का, उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब क्या होता है कि यू आर नॉट सपोज टू एंटर इनटू द फॉरेस्ट, यू आर नॉट सपोज टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हंटिंग भी अलाउ नहीं था। तो इस तरह से उनको लगा कि उनका नेचुरल राइट ऑन फॉरेस्ट हैज बीन टेकन अवे, एंड सो दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, सम विलेजर्स वर अलाउड टू स्टे इन द विलेज। देखो कुछ इनको हम फॉरेस्ट विलेज बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय फॉरेस्ट विलेज। क्या होता है ना कि सम विलेजर्स वर अलाउड टू स्टे इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन। कुछ विलेजर्स को बोला जाता है कि तुम यू कैन स्टे इन द रिजर्व फॉरेस्ट, लेकिन किस पे क्या कंडीशन था उनका? दैट दे वुड वर्क फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द ट्री एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर। ये तीन चीज़ था कि उनको तभी अलाउ था फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रहने का, रिजर्व फॉरेस्ट में रहने का, जबकि वो हेल्प करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिना पैसे का, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, पेड़ को काटने में और लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करने में, और अगर कहीं आग लगता है फॉरेस्ट में तो उससे फॉरेस्ट को बचाने में। देन ओनली सच पीपल वर अलाउड ऑन दीज कंडीशन दे वर अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट। और ऐसे विलेजर्स को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट विलेजर्स बोलते थे। ठीक है, जो जंगल के अंदर विलेज होते थे। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर रिमूव्ड विदाउट एनी कंपनसेशन, दे वर नॉट गिवन प्रायर नोटिस। देखो, अब बाकी लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया, उनको ना ही कुछ कंपनसेशन मतलब जैसे आप मान लो कि कोई भी ज़मीन है आपका, उसको गवर्नमेंट लेता है तो आपको कुछ पैसा देता है, लेकिन इन लोगों को कोई पैसा नहीं दिया गया। और इतना नहीं बल्कि उनको कोई पहले नोटिस भी नहीं दिया कि यू हैव सपोज टू लीव द फॉरेस्ट, एंड फोर्सफुली उनको हटा दिया गया वहाँ से। फॉर लॉन्ग पीपल हैड सफर अंडर द
इंक्रीज रेंट एंड डिमांड फॉर द फ्री लेबर एंड गुड्स बाय द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। और पहले भी जब फॉरेस्ट ऑफिशियल थे ना, इनसे रेंट लेते थे वहाँ वहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए या लेने के लिए, उनको ज़बरदस्ती बोलते थे काम करने के लिए और उनको कोई पैसा नहीं देते थे। तो इस तरह से भी वो सफ़र करने लगे थे। पीपल ऑल्सो सफ़र बिकॉज ऑफ द फेमाइन। फेमाइन में तो सूखा पड़ जाना, हाँ, और खाने की कमी हो जाना, उससे लोग स्टार्व करने लगे। तो इससे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया लोगों को हेल्प करने के लिए। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज रीजन्स, हम देखते हैं कि पीपल ऑफ बस्तर जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिश के खिलाफ। नेम द टू लीडर्स ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी हु रेबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो एक तो बिरसा मुंडा छोटा नागपुर बैठे हुए थे, सो यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ बिरसा मुंडा। अलूरी सीताराम राजू, ये आंध्र प्रदेश में गुडन हिल एक है, वहाँ पे भी इन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिश के खिलाफ। और सिद्धू एंड कन्नू जो थे संथाल परगना, संथाल में इन्होंने भी। तो ये 3 लीडर थे, आपको कोई भी नाम याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, वेयर इज़ द बस्तर लोकेटेड एंड विच रिवर फ्लो थ्रू द बस्तर। बस्तर इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। तो बस्तर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आज छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे उड़ीसा महाराष्ट्र के। रिवर जो होता है इंद्रावती, सो लर्न द नेम ऑफ द रिवर ऑल्सो, इंद्रावती, ठीक है। नेम द वेरियस कम्युनिटी दैट लिव्स इन बस्तर। सो मोरिया, गोंड, धुरवास, भत्रास एंड हलबास, ये पहले भी आ रखा है। और मारिया ये कम्युनिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय देवसरी, दंड एंड मन, ठीक है। क्या था, मैंने दंड के बारे में बताया था अभी थोड़ी देर पहले। सो इफ़ द पीपल फ्रॉम द बस्तर विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अदर्स some other village, then they have to pay some fee, and that fee was called by this name, देवसरी, दंड और मन, ठीक है। सो अगर मान लो कि कोई ये एक विलेज है और दूसरा विलेज है, इस विलेज का फॉरेस्ट प्रोडक्ट को अगर इन दूसरे विलेज के लोगों को लेके जाना अपने यहाँ, तो उनको कुछ फी देना पड़ता था, और फी जो था देवर डिनोटेड बाय दीज टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर फॉरेस्ट विलेज। फॉरेस्ट विलेज होता क्या था। सो फॉरेस्ट विलेज मैंने बता रखा है इसमें कि कुछ लोगों को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजर्व फॉरेस्ट से जो लोग पहले रहते थे वहाँ पे उनको हटा दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को अलाउ कर दिया गया रहने के लिए विलेज में ही। लेकिन उसका कुछ कंडीशन था कि उन्हें उनके लिए फ्री में काम करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, पेड़ काटने में, ट्रांसपोर्ट करने में और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में फायर से। तो ऐसे जो विलेज थे उसको हम फॉरेस्ट विलेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वेयर डिड द रिजर्वेशन फर्स्ट टेक प्लेस इन द बस्तर। तो रिजर्वेशन फर्स्ट टेक प्लेस इन द कंगर फॉरेस्ट इन बस्तर। सो मैंने बताया था ना कि रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्वेशन में यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंगर फॉरेस्ट में शुरू किया गया था, 66% एरिया रिजर्व कर दिया गया था। हु वाज गुंडाधर। गुंडाधर कौन था, ठीक है। गुंडाधर फ्रॉम विलेज नेथानर वाज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट हुआ था ना, तो गुंडाधर जो थे एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे और ही प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड ही वाज इम्पॉर्टेंट फिगर इन रिवोल्ट, ठीक है। हाउ वाज द मैसेज गिवन टू द विलेज टू रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किस तरह से मैसेज स्प्रेड होता था कि हमें ब्रिटिश के खिलाफ रेबेल करना है। मैंगो बॉ और ए लंप ऑफ अर्थ, चिलीज एंड एरोज वर सर्कुलेटेड अमंग द विलेज। सो दिस वर द सिंबल दैट वी हैव टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड द वर्ल्ड बैंक प्रपोज इन 1970 फॉर द इंडियन फॉरेस्ट। तो क्या प्रपोज किया था वर्ल्ड बैंक प्रपोज दैट 46,000 हेक्टर्स ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ट्रॉपिकल पाइन टू प्रोवाइड पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री। आपको पता है कि पल्प जरूरत मतलब पेपर बनाने के लिए काम आता है। तो इन्होंने बोला था कि साल ट्री को रिप्लेस करो, वहाँ पे काट दो, काट के बेच दो, और बेच के उसके जगह पे पाइन, ट्रॉपिकल पाइन लगाओ जो कि पल्प प्रोवाइड करता है पेपर इंडस्ट्री के लिए। सो इस तरह से वर्ल्ड बैंक इंडिया के अगेंस्ट बोला था, और उसने बोला था कि साल फॉरेस्ट को कट करके उसके जगह पे अदर टाइप ऑफ प्लांट स्पेशली पाइन लगाने के लिए, जिससे कि पेपर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो सके। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट पास्ड बाय डच। तो डच के बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना है। डच जो थे
हॉलैंड के लोग थे, जो कि उनका भी वो भी कॉलोनाइजर थे और उन्होंने भी कुछ एरिया एशिया कैप्चर कर रखा था। सो द प्रोविजन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट पास बाई डच वर फॉलो। द डच रेस्ट्रिक्टेड, वही जो इंडिया में हुआ था ब्रिटिश ने किया था, वही डच लोगों ने इंडोनेशिया में किया था। इंडोनेशिया डच के कंट्रोल में था, जैसे इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था, उसी तरह डच के कंट्रोल में इंडोनेशिया था। सो डच रेस्ट्रिक्टेड द विलेज एक्सेस टू फॉरेस्ट। डच ने फॉरेस्ट एक्ट पास किया, उसमें जो आसपास के लोग रहते थे उनको फॉरेस्ट में जाना अलाउ नहीं था। वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, जैसे इंडिया में था कि बोट बनाने के लिए आप लकड़ी ले सकते हो फॉरेस्ट से, हाउसेस बनाने के लिए और अंडर द और वो भी उनके देख रेख में लेना है, ऐसा नहीं कि खुद जाके लेना है। विलेजर्स फॉर पनिश फॉर ग्रेजिंग कैटल्स इन यंग स्टैंड। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट परमिशन और ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विथ हॉर्सेस और कार्ट और कैटल। तो देखो कुछ रेस्ट्रिक्शन भी था कि वो अपना कैटल को ग्रेज नहीं कर सकते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वहाँ से लकड़ी लेके नहीं जा सकते हैं बिना परमिशन के, और दे कैन नॉट एंटर इनटू द फॉरेस्ट रोड विथ हॉर्स कैटल और कार्ट्स, क्योंकि अगर ऐसे जाते हैं तो हो सकता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट को चोरी कर सकते थे, इसलिए उनको अलाउ नहीं था, ठीक है। हु आर द कलंगाज ऑफ जावा, ठीक है। जावा जो था वो डच के कंट्रोल में था। और हाउ डिड, जैसे ब्रिटिश का कंट्रोल, इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था, उससे जावा सुमात्रा इंडोनेशिया जो था वो किसके कंट्रोल में था, डच के कंट्रोल में था। और हाउ डिड सामीन्स चैलेंज द डच, देखते हैं सामीन्स कौन था। कलंग्स जो थे जावा के, वर द कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। सो ये जंगलों में रहते थे और बहुत एक्सपर्ट थे फॉरेस्ट आई मीन ट्री कट करने में। और इन लोग कौन सा ऑक्यूपेशन था इनका, एक तो फॉरेस्ट कट करते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मैंने आपको बताया था ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। विदाउट देयर एक्सपर्ट नॉलेज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक फ्रॉम द फॉर किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस। तो राजा जो थे ना वहाँ पे जावा वगैरह में, इन लोगों ने इनको बिना बिना कलंग्स के मदद के पॉसिबल नहीं था कि टीक जो है टीक ट्रीज को कट कर सकें, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट थे इसमें। सो किंग इन्हीं की मदद लेते थे जंगलों से। टीक एक तरह का बहुत मजबूत लकड़ी होता है उसको पेड़ को काटने में। व्हेन द मताराम किंगडम वाज स्प्लिट इन 1755, सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कलंग्स कि 6000 कलंग्स फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड। तो जब जो राज दो पार्ट में बढ़ गया ना, एक जैसे पहले पूरा एक राज था, अब दो पार्ट में बढ़ गया, तो फिर अब यहाँ कलंग को कौन लेगा। कलंग जो थे बहुत एक्सपर्ट वुड कटर्स थे, तो ऐसा किया गया कि डिवाइड कि 3000 ये लेंगे और 3000 ये लेंगे। सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कलंग स्पेशली इन कटिंग द ट्रीज और हेल्पिंग द किंग इन एक्वायरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट डिवाइडेड इन बिटवीन टू किंगडम्स। व्हेन द डच गेंड कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट दे ट्राई टू मेक कलंग्स वर्क अंडर देम। अब जब बाद में जब किंग ख़त्म हो गया, वहाँ पे डच का रूल हो गया, डच मतलब हॉलैंड का लोग का रूल हो गया, तो उस समय उन्होंने क्या किया कि इनको अपने कंट्रोल में, कलंग को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी उन्होंने, जिससे कि वो उनके लिए काम कर सकें, उनके लिए फॉरेस्ट कट कर सकें। द कलंग्स रिवोल्टेड एंड अटैक द डच फोर्ट एट जोआना, ठीक है। तो इन्होंने उनके सबमिशन में काम करने से मना कर दिया और फिर उन्होंने रिवोल्ट भी कर दिया वहाँ पे कलंग ने, ठीक है। सो कलंग हमने देखा। सामीन्स का चैलेंज क्या था, अराउंड 1890 सुरोंगतिको सामीन्स जो थे वो रंडू ब्लटंग विलेज था कोई, टीक फॉरेस्ट विलेज था, बिगिन क्वेश्चनिंग द स्टेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट। इन्होंने बोला कि किस तरह से डच के, हाउ कैन डच एक्वायर द ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि ये लोग मानते थे कि फॉरेस्ट जो है वो उनका है, उनका जो बर्थ राइट है फॉरेस्ट का, तो हाउ समबडी एल्स कैन टेक अवे द दिस राइट फ्रॉम देम, कैसे ओनरशिप राइट छीन सकता है कोई और, या वहाँ के कॉलोनियल गवर्नमेंट था या डच थे। ही वॉज सपोर्टेड बाई हिज सन इन लॉ एंड अबाउट 3000 फैमिलीज, वहाँ पे कुछ 3000 फैमिली रहते थे, वो लोग भी सपोर्ट करने लगे। सम ऑफ द सामिनिस्ट protested by laying down on their land when Dutch came to survey it। जब डच आए उस फॉरेस्ट को सर्वे करने के लिए किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं,
किस तरह से फॉरेस्ट कट करते, तो उन्होंने सर्वे करने नहीं दिया और ज़मीनों पर लेट गए। वाइल अदर रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और परफॉर्म लेबर, और बाकी जो उन्होंने मना कर दिया कि हम ना टैक्स देंगे ना ही कोई फ्री लेबर वर्क देंगे। जैसे इंडिया में आपको पता है चिपको मूवमेंट के बारे में, कि जब कॉन्ट्रैक्टर गए लकड़ी काटने के लिए, तो लोग जो औरतें थी वो पेड़ से चिपक गए और ये बोलने लगे कि आपको पहले हमें काटना पड़ेगा तब जाकर पेड़ काटना पड़ेगा। उसी तरह से इन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया डच कॉलोनाइजर को, जब उन्होंने सर्वे करने गए फॉरेस्ट को और उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो सो दे लाई डाउन ऑन द लैंड टू, इट वाज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है। व्हाट न्यू डेवलपमेंट हैव अकर्ड इन फॉरेस्ट्री इन एशिया एंड अफ्रीका इन रिसेंट ईयर, हाल ही में किस तरह का चेंजेज आया है, डेवलपमेंट हुआ है एशिया एंड अफ्रीका में फॉरेस्ट्री में, फॉरेस्ट को लेके। देखो, इन रिसेंट ईयर एशिया एंड अफ्रीकन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सोशल फॉरेस्ट्री। सो ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री हम समझने की कोशिश करते हैं। दे रियलाइज दैट द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटी अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट हैव नॉट ओनली रिजल्टेड इन कन्फ्लिक्ट। उनको लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था कि फॉरेस्ट कम्युनिटी को फॉरेस्ट से बाहर रखो और फॉरेस्ट को पूरा कंट्रोल रखो, ये सही नहीं है। और इससे एक्चुअली फॉरेस्ट कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हुआ रहता है, टेंशन बना रहता है। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर्स बिकम द प्राइमरी एम। तो आज हमारा ये एम नहीं रह गया एशियन और अफ्रीकन गवर्नमेंट का कि फॉरेस्ट से टिम्बर कलेक्ट करो, लकड़ी कलेक्ट करो, बल्कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, ये एम रह गया। और इसमें जो लोकल कम्युनिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो इनका भी कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ले रहा है। इन ऑर्डर टू मीट हिज गोल द गवर्नमेंट रियलाइज दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट इज मस्ट। तो इनका गवर्नमेंट का ये मानना था कि जब तक हम वहाँ के लोगों का मदद नहीं लेंगे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। और इसलिए दे स्टार्टेड टेकिंग द हेल्प ऑफ people who are living near the forest in conserving the forest. In fact, across India, from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because villagers protected them in sacred groups known as Kan, Rai, Sarnas. ठीक है। देखो क्या होता है सैक्रेड ग्रुप्स, मतलब होता है कि जैसे आपको पता है पीपल हो गया, नीम हो गया, इन सब पीपल, नीम वगैरह और भी बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जिनको हम पूजा करते हैं और उनको तुलसी हो गया प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे पेड़ों को हम सैक्रेड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रेड ग्रुप। और इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है, इवन पीपल हु लिव इन प्लेन, दे ऑल्सो वर्शिप दीज प्लांट्स। और इस तरह से हम ऐसा मानता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट जो है सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि लोग उसे, विलेज के लोग या विलेजर्स और फॉरेस्ट पीपल, दे कंसिडर देम एज ए सैक्रेड। सैक्रेड मतलब पवित्र मानते हैं। Some village patrol their own forest with each household taking turns instead of leaving it to the forest guard. देखो फॉरेस्ट गार्ड तो है ही, गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है, लेकिन उनको लगता है कि फॉरेस्ट गार्ड जो है बाहर के लोग हैं, इन लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो हर घर, जैसे मान लो कि अगर 365 फैमिली है तो हर फैमिली एक दिन फॉरेस्ट को गार्ड करेगा, फिर दूसरा फैमिली दूसरा नहीं करेगा। इस तरह से होल ईयर दे यूज्ड टू गार्ड वन बाय वन। समझ में आया। तो ये था कि नया जो डेवलपमेंट आया है स्पेशली इन अफ्रीका एंड एशिया टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, वो था इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेस्ट पीपल। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेम द कॉलोनियल पावर इंडोनेशिया। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, डच जो थे रूल करते थे इंडोनेशिया में, जो जावा वो एक पार्ट था उसका। वेयर डिड द डच स्टार्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सो उन्होंने जावा में शुरू किया था। जावा एक पार्ट था इंडोनेशिया का, जहाँ पे डच का रूल था। कलंगाज के बारे में बताया था, कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर थे और शिफ्टिंग कंडीशन फॉलो करते थे इन लोग। व्हाट वाज द ब्लैंडोंग गिस्टिन सिस्टम। ठीक है। ये कौन सा सिस्टम था, डच ने इंट्रोड्यूस किया था। ये इट वाज ए पार्ट ऑफ डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मैंने बताया था ना कि जंगल को क्लियर करो और जो भी जितने भी सारे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट वहाँ पे पाए थे उसको काट दो, काट के एक तरह का फॉरेस्ट, एक तरह का लकड़ी ट्री वहाँ पे प्लांट करो, और इसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इट वाज सिस्टम विच एग्जेम्प्टेड विलेजर्स फ्रॉम द रेंट इन एक्सचेंज फॉर फ्री लेबर एंड सप्लाई ऑफ बफेलोज फॉर ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर। तो इसमें क्या, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या था, एक सिस्टम था जिसमें कि विलेजर्स को रेंट देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो, लेकिन उन्हें फ्री लेबर देना पड़ेगा
और उन्हें बफेलो सप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि जो लकड़ी टिम्बर काटा जा रहा है फॉरेस्टों से उसको ट्रांसपोर्ट करके बाहर तक लेके आया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है वाई आर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाय वॉर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि द वार अफेक्टेड द फॉरेस्ट है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार लेफ्ट ए डीप इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार जो था उसमें फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। कैसे पड़ा था देखते हैं। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वार नीड। तो शिप वगैरह बनाने के लिए ये सब चीज़ के लिए उन्होंने ब्रिटिश ने इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट कट किए, कट करके अपने यहाँ ले गए, वहाँ पे वो चीज़ बनाया गया जो कि वार में यूज किया जा सकता है। जावा में जो था, जावा में डच का रूल था। जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्युपाइड द रीजन द डच फॉलोड ए स्क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी। याद रखना आ सकता है व्हाट इज स्क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी। देखो क्या था ना कि मान लो कि यहाँ पे डच का रूल था, ये इंडोनेशिया है, जावा एक पार्ट था उसका, आइलैंड था छोटा जावा, तो ये भी डच के रूल में था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार ये एशिया में है, इंडोनेशिया, और जापान भी एशिया में है। तो जापान ने धीरे धीरे, जापान एक इम्पीरियलिस्ट पावर था और बाकी एशिया के सारे कंट्री को कैप्चर कर रहा था। जब वो पहुँचे इंडोनेशिया को कैप्चर करने, जावा को कैप्चर करने, तो यहाँ पे जो डच लोग थे उनको लगा कि जितने भी सारे टिम्बर्स हैं वो जापानीज़ के हाथों में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा एरिया में आग लगा दिया गया और इस तरह से लकड़ी को जल्दी जल्दी काट के वहाँ से हटा दिया गया। तो इसको बोलते हैं स्क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी सॉ मिल वर डिस्ट्रॉयड, लॉग्स ऑफ टीक वर बर्नड सो दैट दे वुड नॉट फॉल इन द जापानीज हैंड। वो क्या किया उन्होंने, जो 100 मिल थे, लकड़ी काटने का जो मिल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और टीक जो ट्री थे, क्योंकि डच को ऐसा लगता था कि अगर जापानीज के हाथ में पड़ेगा तो दे विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, तो उसको जला दिया गया। और ये पॉलिसी को हम बोलते हैं स्क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट है द जापानीज देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रैकलेसली फॉर देयर ओन वार इंडस्ट्री, फोर्सिंग विलेजर्स टू कट डाउन ट्री। जब जापान ने ऑक्यूपाई किया एशिया के बहुत सारे कंट्रीज को, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फॉरेस्ट को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को या फॉरेस्ट के लकड़ी वगैरह को वार गुड्स के लिए यूज़ किया और विलेजर्स को फोर्स किया कि उन लोग लकड़ी काट के उन्हें सप्लाई करें। Many villagers used these opportunity to expand cultivation in the forest. After the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get the land back. अब क्या हुआ कि देखो, जब जापान जो था इंडोनेशिया पे अटैक किया तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि फॉरेस्ट को कट करके हमें वुड सप्लाई कर दो, टिम्बर जो है उनको दे दो। ठीक है। तो जब एरिया क्लियर हो गया तो जो वहाँ के कम्युनिटी थे उन्होंने इस एरिया में एग्रीकल्चर शुरू कर दिया और इस तरह से एग्रीकल्चर लैंड एक्सपैंड होना शुरू हो गया। जब बाद में इंडोनेशियन गवर्नमेंट आए, जो जापान के विड्रॉ के बाद, जो जापान हार गया था, बेसिकली 2 बॉम्ब थ्रो कर दिए गए थे जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे, तो उसके बाद जापान विड्रॉ कर लेता है। फिर से इंडोनेशियन गवर्नमेंट आते हैं ऑक्यूपाई करने के लिए, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था जो कि पहले जिस तरह से कंट्रोल था फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि वो सारे लैंड जो था वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया था। सो ये था डच का रोल जो है फॉरेस्ट का। ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।